प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हबी हस्तांतरण लेखन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसिंग। प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसिंग पर हम चर्चा करने से पूर्व हम इसके अर्थ मीनिंग को समझें कि अंग्रेजी शब्द कन्वेंसिंग के अर्थ को समझने से पहले हमें कन्वेंस शब्द का शाब्दिक अर्थ समझना होगा। और कन्वेंस शब्द कन्वे से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू कैरी, ले जाना या प्रस्थापना करना, टू मेक ऑफर। यानी कि ये जो कन्वेंसिंग शब्द हम अभी हस्तांतरण और जिसे अंग्रेजी में हम कन्वेंसिंग कह रहे हैं, इस अर्थ को समझने से पहले हमें कन्वेंसिंग शब्द जो है वो कन्वे से बना है और इसका जो अर्थ होता है वह है टू कैरी अर्थात ले जाना, प्रस्थापना करना, टू मेक ऑफर। अब हम बात करें कि जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, किसी भी संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य, वो दो प्रकार से होता है। पहला जो हम प्रकार या बात करें तो वो विधान के अनुसार परिस्थितियां बदलने पर स्वतः ही हस्तांतरण का हो जाना। जैसे ही परिस्थितियां बदली और जो हमारा विधान या जो कानून बना हुआ है उसके द्वारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली वह ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकार मृतक संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वह उस मृतक संपत्ति के ऑटोमेटिकली स्वामी बन जाते हैं और वो संपत्ति उनके पक्ष में हस्तांतरित हुई मान ली जाती है। यानी कि जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य, वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला हम क्या बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदलने पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु होने पर जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह उस संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं, अर्थात वो संपत्ति उनमें ट्रांसफर हुई मान ली जाती है। ये तो हुई जी अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरी, किसी संपत्ति का या उसके किसी भाग का ऐसा हस्तांतरण जो अंतरक और अंतरिति के मध्य किसी संविदा के अंतर्गत एक लिखित दस्तावेज द्वारा होता है, जिसे हम लिखित इंस्ट्रूमेंट या डीड कहा जाता है। यानी कि जो सेकंड ट्रांसफर हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य, यानी कि अंतरक और अंतरिति के मध्य किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए हम बात कर रहे हैं, एक संविदा, एक लिखित दस्तावेज के द्वारा, जिसे हमने एक लिखित होना या एक डीड होना कहा जाता है। क्योंकि अभिहस्तांतरण का कार्य किसी विलेख द्वारा ही किया जाना संभव है। पहला तो ऑटोमेटिकली हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक के द्वारा दूसरे को अंतरण। और इस प्रकार जब संपत्ति का अंतरण होता है तो इसी के द्वारा अधिकार और दायित्वों का उत्पन्न होता है। अभी हस्तांतरण लेखन कन्वेंसिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो हम बात कर रहे हैं या टीपी की हम बात करते हैं, कि वह शाखा है जिसमें वह ढंग और प्रारूप होता है जिसके द्वारा अंतरणकर्ता और अंतरिति के किसी संपत्ति के अंतरण करने के आशय की अभिव्यक्ति किसी दस्तावेज में उसके प्रभावी होने के लिए लेखबद्ध कर दी जाती है और वह किसी इंस्ट्रूमेंट या लिखित के जरिए होता है। अब हम अगर इस बात करें कि जो अभिहस्तांतरण और लेखन के जनरल रूल्स क्या है, ये आपके जो पेपर का पैटर्न है, क्योंकि एलएलबी थर्ड ईयर के जो आप स्टूडेंट हैं, अभी नई यूनिवर्सिटी बनने के बावजूद भी हमारे जो पुराने छात्र हैं वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंध रहेंगे, तो उनका जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से मीनिंग ऑफ कन्वेंसिंग 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। जनरल रूल्स ऑफ कन्वेंसिंग, इसके ऊपर आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम जनरल रूल्स की बात करें तो डेविसन ने अभिहस्तांतरण लेखन के लिए निम्नलिखित
सामान्य नियमों की चर्चा की। नियम नंबर 1, विलेख लिखने से कार्य को आरंभ करने से पूर्व, यानी कि आप जो भी कोई डीड लिख रहे हैं उसको लिखने का कार्य आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए, मस्तिष्क में होनी चाहिए। यानी कि उस डीड को जो आप लिखने जा रहे हैं उस विलेख के लेखक के मस्तिष्क में उसकी एक सामान्य रूपरेखा कि वह किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उस डीड का निर्माण करेगा वह उसके माइंड में होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि विलेख लिखने के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व संपूर्ण सामान्य रूपरेखा विलेख के लेखक के मस्तिष्क में होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से उस डीड का निर्माण करेगा। दूसरा नियम कि विलेख के लेखक को विलेख में किसी तथ्य को अनायास न तो छोड़ना चाहिए और न ही जोड़ना चाहिए। विलेख के लेखक को किसी भी तथ्य को न तो अनावश्यक रूप से छोड़ना चाहिए और न ही जोड़ना चाहिए। नियम नंबर 3, विलेख का क्रम सर्वथा स्ट्रिक्टली क्रमवार होना चाहिए। यानी कि आप जो भी विलेख का निर्माण करेंगे, जो डीड का निर्माण करेंगे, उसे बिंदुवार स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते हुए टू बी पॉइंट उसे लिखा जाएगा। सामान्य नियम 4, विलेख के लेखकों को विलेखों के साधारण एवं अभ्यस्त प्रारूपों तथा तकनीकी भाषा में लिखना चाहिए। यानी कि सामान्य शब्द और तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए विलेख का निर्माण करना चाहिए। और लास्ट, हस्ताक्षर लेखन में प्रयुक्त की जाने वाली कानूनी भाषा सर्वाधिक संभव सीमा तक सम्यक एवं ठीक होनी चाहिए। अर्थात विलेख की प्रत्येक पदावली का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और सभी पदावलियों को एक साथ रखे जाने पर एक दूसरे से उनका भ्रमपूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी सारे जो डीड में आपने जितने भी पॉइंट लिखे हैं, जो कि हमने ऊपर बात की, हमें क्रमवार लिखना है और उनका एक दूसरे का अर्थ भ्रमपूर्ण तरीके से नहीं सामने आना चाहिए। तो आज जो हमारी क्लास हुई उस क्लास में हमने अभिहस्तांतरण का अर्थ, उसके उद्देश्य और जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसिंग पे हमने चर्चा की। और ये आपके इस पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। यानी कि आपसे छोटे 2 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर के क्वेश्चन में इस बात पे पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करें कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डीड। तो एक विलेख लिखते समय उसका क्या क्या होना चाहिए, विलेख का वर्णन, उसमें तारीख का वर्णन, पक्षकारों का वर्णन, परिविवरण, विलेख का साक्षी खंड, परिसाक्ष्य, हस्ताक्षर और अनुप्रमाण। इन बातों को विलेखों के संगठक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि ये कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डीड माने जाएंगे। इनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी डीड का निर्माण करेंगे। तो इन जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की चर्चा करने के बाद कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ डीड्स के प्रारूपों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।